नमस्कार दोस्तों एचएसएससी एडवांस फिजिक्स में आज हमारी भाई 9th क्लास होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि 11th क्लास का भाई चैप्टर नंबर 7 भाई। लास्ट क्लास में हमने भाई इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था भाई, लेकिन चैप्टर के बहुत ज्यादा पार्ट हैं, जिसके बाद आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। इससे पहले भाई 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि हमारा टारगेट है कि 11th क्लास की फिजिक्स को 12 क्लास के अंदर कंप्लीट किया जाए और 12th क्लास की फिजिक्स को भी 12 क्लास के अंदर कंप्लीट किया जाए भाई, यानी कि 24 क्लास में कंप्लीट सिलेबस। एचएसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल आएगा, जर्नल क्वेश्चन आएगा, गलत होने के बहुत कम चांसेस हैं भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी हैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि ये क्लासेज आपके मेरिट लिस्ट के अंदर आपकी नंबरों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगी, खासकर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भाई। ठीक है भाई, तो भाई ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें भाई, इसी से भाई आपको कंप्लीट नॉलेज होगी। यानी कि 20 घंटे के अंदर अगर आपके 4 नंबर हो रहे हैं तो भाई 20 घंटे आप लगा सकते हैं, खासकर आप ग्राम सी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है भाई कि अगर आप आईपीसी की धाराएं भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की 280 धाराएं, भूमि रिकॉर्ड प्लस नहरी पटवारी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर कंप्लीट डाटा आपका अवेलेबल है। इसके साथ में नोट्स भी तैयार किए गए हैं, सब कुछ वहां पे कंप्लीट हो चुका है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। देखिए भाई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहली जो हमारी टर्म आती है हीट भाई। तो हीट है क्या भाई? तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है भाई, जिससे भाई हमें क्या होती है कि गर्मी महसूस होती है। वर्ड इंग्लिश के हैं, पढ़ाएंगे हिंदी में बिल्कुल। एक प्रकार की एनर्जी है भाई, जिससे हमें क्या होती है कि भाई जो सेंसेशन ऑफ वार्मथ यानी कि फील होती है। तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि हीट है भाई। हीट क्या है भाई? तो अभी हमने बताया कि भाई हीट एक प्रकार की क्या है भाई, एनर्जी है। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सब एनर्जी का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और एक ही यूनिट होती है। यानी कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है भाई। क्या होती है? जूल है। एसआई यूनिट यानी कि हीट की अगर देखा जाए तो क्या होती है? जूल होती है। और हीट की अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो कोई क्या होती है भाई? कैलोरी होती है। क्या होती है? बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा भाई। क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? कैलोरी होती है। और एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और एक कैलोरीज के अंदर 4.18 क्या होते हैं? जूल होते हैं भाई। एक कैलोरीज के अंदर 4.18 जूल होते हैं, पहले इसको नोट करें भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई जूल है, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बताया था कि फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो किसी भी एनर्जी का अगर गलती से एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो वो फार्मूला होता है m1L2T-2 भाई। ठीक है भाई, क्लियर भाई? आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद भाई एक टर्म है हीट के बारे में, क्लियर हुआ भाई। हीट एक प्रकार की एनर्जी है भाई। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है भाई? टेम्परेचर होता है इट इज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसके बारे में मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है? वैसे तो थर्मामीटर होता है, और इसकी डिग्री को बताता कौन है भाई? टेम्परेचर बताता है। क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। तो भाई टेम्परेचर के कन्वर्जन आते हैं भाई कई बार एग्जाम में। टेम्परेचर को किस चीज में मापा जाता है भाई? वैसे तो इसकी अगर यूनिट देखा जाए तो केल्विन है भाई। सेल्सियस के अंदर भी मापा जाता है, फारेनहाइट के अंदर भी मापा जाता है। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? अगर रिलेशन पता चल जाए तो भाई आपका क्वेश्चन वहां पे सही हो जाएगा। तो भाई टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले भाई बर्फ का एग्जांपल लेके चलते हैं। बताइए कि भाई आइस का अगर सेल्सियस के अंदर बात करें तो सेल्सियस के अंदर कितना टेम्परेचर हो? वैसे लिख लेते हैं भाई सेल्सियस को टीसी में, टीसी -0 भाई। तो आइस का जो है मिनिमम टेम्परेचर कितना है भाई? आइस का 0 डिग्री सेल्सियस जिसके ऊपर जमती है। और जब पानी बॉयल कितने के ऊपर होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस के। तो
भाई जो सेल्सियस स्केल है उसका मिनिमम तो कितना है 0 डिग्री और मैक्सिमम कितना है 100 डिग्री। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 100 का है भाई। कितने का है भाई 100 का है भाई। ठीक है भाई। अब भाई एक दूसरा स्केल है फारेनहाइट स्केल भाई। तो फारेनहाइट के ऊपर टीएफ लिख लेते हैं भाई। टीएफ में जो आइस का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 32 फारेनहाइट है। 32 डिग्री फारेनहाइट की यानी कि क्या है आइस का मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि जिसके ऊपर जमी रहती है भाई वो। लेकिन जब उसको बॉयल किया जाता है तो भाई आ जाता है 212 भाई, यानी कि मैक्सिमम कितना आ जाता है 212। 32 और 212 के बीच का डिफरेंस कितना है 180 है भाई। तीसरा आ जाता है हम केल्विन के अंदर मापना चाहते हैं भाई। तो आइस का जो जिसके ऊपर भाई वो फ्रीज हो जाती है वो 273.15 है भाई। 273.15 है। और अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये एक रिलेशन है भाई, जिससे भाई हम क्या कर सकते हैं भाई, कभी भी हमारे पास अगर कोई भी सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दे रखा है भाई, सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर दे रखा है और हम उसे फारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे भाई। सेल्सियस के अंदर अगर मान लिया यहां पे हमें दिया हुआ है, यहां पे हमें कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ, मान लिया कि सेल्सियस के अंदर भाई टीसी की वैल्यू दे रखी है भाई 100 डिग्री भाई। 100 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा जाए 100 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कितना होगा भाई, तो बताओ भाई 100 माइनस के 0 हो जाएगा भाई, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा भाई, टीएफ माइनस के 32 आ जाएगा भाई, और बटे में क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, टीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 212। और अभी अभी हमने बताया कि 212 डिग्री फारेनहाइट तो क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है कि पानी गर्म होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई। और वही क्या है 100 डिग्री सेल्सियस भी तो क्या है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है भाई। ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में यहां पे रिलेशन पूछे तो 373.15 आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें दे रखा है भाई 25 डिग्री सेल्सियस, कभी भी हमें 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और पूछा जाए भाई ये केल्विन के अंदर कितना होगा, तो उसके अंदर भाई 273 ऐड कर दो भाई। तो 273 प्लस के 25 यानी कि 298 क्या आ जाएगा केल्विन आ जाएगा भाई। इससे भाई कितना करना है भाई 273 आपके उसके अंदर ऐड कर दें। कभी भी हमें केल्विन दे रखा है, जैसे कि 500 केल्विन दे दिया भाई और पूछा जाए कि सेल्सियस के अंदर कितना होगा भाई, तो 273 आप इसमें से घटा देंगे भाई। तो 200 कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। कोई दिक्कत है भाई, ये आपका एक ओवरव्यू टाइप में है, इसको करें भाई, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि वो टेम्परेचर बताओ भाई, एक ऐसा टेम्परेचर बताओ भाई एक ऐसा टेम्परेचर बताओ भाई जिसके ऊपर जो ये सेल्सियस स्केल है और फारेनहाइट स्केल है दोनों इक्वल हो जाए। एक ऐसा थीटा निकालना है, टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर क्या हो जाए सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल हो जाए भाई। तो अगर हम निकालें, यहां भी थीटा पुट कर देते हैं, यहां भी थीटा पुट कर देते हैं, तो ऐसा टेम्परेचर भाई जिसके ऊपर क्या हो जाए सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल इक्वल हो जाए, तो वो थीटा कितना होता है 46 डिग्री होता है भाई। यानी कि 46 नहीं भाई माइनस के 40, क्या आ जाएगा भाई माइनस के 40। तो माइनस 40 डिग्री के ऊपर क्या होता है कि फारेनहाइट और क्या होता है सेल्सियस स्केल दोनों इक्वल होते हैं। और कभी पूछा जाए फारेनहाइट और केल्विन स्केल कितने के ऊपर होते हैं, तो सीधा सीधा याद रखेंगे भाई, डायरेक्ट आपको बता देते हैं 574.6 574.6 डिग्री भाई। ठीक है भाई। 574.6 के ऊपर ये फारेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं भाई। ये क्लासेज हरियाणा पुलिस, ग्राम सेवक, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, चाहे न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 20 घंटे में आप भाई कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स, लोग भाई 100 क्लास दे देते हैं, मैराथन दे देते हैं, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चन नहीं आता। 10th की पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा भाई वहां से। ये अपनी आप लोगों का भी तजुर्बा है और हमारा भी है भाई। ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। सही मायने में कहें तो HSSC का तजुर्बा है भाई। ठीक है। इसके बाद भाई अगर मान लिया कि हीट की बात हो रही है, अगर किसी बॉडी को हम गर्म करते हैं, यानी कि किसी वायर को हीट करते हैं भाई, किसी वायर को अगर हीट देते हैं, मान लिया कि ये वायर है भाई, इसको अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट देने से क्या होता है कि इसकी लेंथ चेंज हो जाती है। लोहे को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ी सी उसकी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं भाई, गर्म करके, मतलब उसके पार्टिकल इधर उधर हो जाएंगे और फिर उसके ऊपर चोट करते हैं तो यानी कि लेंथ इंक्रीज हो जाती है कई बार। तो भाई 3 प्रकार के हमारे पास एक्सपेंशन है भाई,
बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे भाई, लीनियर एक्सपेंशन यानी कि भाई किसी की लेंथ चेंज हो जाए। दूसरा है सरफेस एक्सपेंशन भाई, सरफेस एक्सपेंशन। अब भाई एग्जाम आ गया, बहुत ज्यादा लोग आपको साइंस पढ़ाने आएंगे और बिल्कुल आएंगे कि भाई बताइए भाई टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मापते हैं, 10वीं की पढ़ाएंगे। इससे अच्छा तो वो पढ़ना मत। भाई बात ये है कि ये भी समझ में नहीं आ रही तो भाई इसको भी छोड़ दो, क्या नाम है, लेकिन 10th तक पढ़ने का फायदा नहीं है एग्जाम में, इतना तो फिलहाल हमें पता है भाई। सरफेस एक्सपेंशन और तीसरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सीईटी हो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी एग्जाम होगा, ये सब चीजें 24 क्लास आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है भाई। लीनियर एक्सपेंशन, अगर किसी को हीट देते हैं, किसी की लेंथ चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। और लीनियर एक्सपेंशन पूछा जाए, T1 टेम्परेचर, स्टार्टिंग में जो लेंथ थी वो LT1 थी भाई, और बाद में टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी हो जाती है उसकी, ये उसकी लेंथ हो जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में लेंथ, मान लें कि टेम्परेचर कितना भाई 20 डिग्री सेल्सियस है, तो लेंथ ये थी भाई, और बाद में क्या हुआ कि पूछा जाए कि भाई इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से और बढ़ा दिया जाए तो भाई उसकी लेंथ कितनी होगी। तो पहली जो लेंथ मान लिया कि 20 मीटर है भाई, 1 प्लस के अल्फा की वैल्यू मान लिया 0.5 दे रखी है, T2 मतलब 20 डिग्री बढ़ा 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला से लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख लो भाई, आफ्टर टेम्परेचर T, यानी कि T टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फाइनल जो लेंथ होगी वो क्या होगी भाई, लीनियर एक्सपेंशन में LT2 LT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसको वैसे भी बता सकते थे कि भाई लेंथ जो चेंज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LK होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T होगी, एक कॉन्स्टेंट यूज किया जाएगा डेल्टा T, और इस तरीके से भी इसको किया जा सकता था। भाई ये क्या है कि लेंथ कितनी चेंज होगी भाई, जितनी बड़ी लेंथ होगी भाई वायर की उतनी ज्यादा लेंथ चेंज होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा लेंथ चेंज होगी भाई। और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज द अल्फा। और अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भाई। तो इस अल्फा की यूनिट पूछता है भाई कई बार एग्जाम में, तो ये आ जाएगा L इंटू डेल्टा T भाई, L से L कैंसिल हो जाता है भाई। तो इस अल्फा की जो यूनिट सीधा सीधा याद रख लो भाई, या तो आ जाएगी केल्विन इनवर्स या फिर क्या आ जाएगी सेल्सियस इनवर्स भाई। ठीक है भाई, क्या याद रखेंगे, आफ्टर टेम्परेचर T2 के बाद उसकी लेंथ क्या होगी भाई, क्या होगी भाई, LT2 इज इक्वल टू LT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। और अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। पूछा जाए यूनिट क्या है, पर केल्विन, पर सेल्सियस, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। सरफेस एक्सपेंशन में अगर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर उसका एरिया चेंज हो जाए तो ST2 इज इक्वल टू ST1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1 भाई, 1 माइनस T2 माइनस T1। बीटा क्या है, बीटा कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन है भाई। क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। पूछा जाए यूनिट क्या है, वही होगी भाई, यहां पे डेल्टा L की बजाय डेल्टा S हो जाएगा और S हो जाएगा। तो यूनिट क्या होगी भाई इसकी बीटा की, ये K माइनस 1 और सेल्सियस माइनस 1 हो जाएगा भाई। वॉल्यूम एक्सपेंशन में सरफेस लेंथ, यहां पे वॉल्यूम आ जाएगा भाई, V2 T2 VT1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1 भाई। ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है। यानी कि लेंथ आफ्टर टेम्परेचर T LT2 L 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सरफेस एरिया आफ्टर द टेम्परेचर T S इंटू 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। और वॉल्यूम VT1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा T2 माइनस T1 भाई। अब पेपर में कई बार पूछता है कि आपको कई बार दे दिया जाए कि भाई सरफेस एक्सपेंशन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन आपको दे रखा है। देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच में अगर रिलेशन पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, रिलेशन पूछ ले, तो क्या होगी भाई, तो याद रखो भाई 6 तो अल्फा 3 बीटा और 2 गामा, याद रखो भाई ये 6 अल्फा 3 बीटा और 2 क्या है, गामा है। कई बार गलती से बीटा की वैल्यू दे दी जाए और पूछा जाए गामा क्या होगा, तो 2 इक्वेशन होगी भाई।
अगर कई बार अल्फा की वैल्यू दे दी जाए, बीटा की वैल्यू पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं भाई। बीटा की निकल जाएगी तो गामा की भी निकल जाएगी। यानी कि एक भी एक्सपेंशन की अगर हमें वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम उस किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, पहले देख लेते हैं भाई कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। सही है भाई, सही चल रही क्लास। अब भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, और कुछ हीट के बारे में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर का कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, और अब एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। अब भाई लिक्विड्स के बारे में आते हैं भाई। सॉलिड और लिक्विड के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम क्या होगी भाई, बढ़ेगी या घटेगी, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी लिक्विड या सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसकी वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई, तो ये तो रहा वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। यानी कि टेम्परेचर के साथ क्या है कि वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। और पूछ लिया जाए कि डेंसिटी क्या होगी भाई, डेंसिटी क्या होगी। अभी अभी वॉल्यूम तो हमने बता दिया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस के गामा डेल्टा टी भाई, T2 माइनस T1 भाई। ये तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रही है। डेंसिटी आ जाए भाई, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम भाई। तो मास तो ये हो गया भाई, और वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस के गामा डेल्टा टी। यानी कि डेंसिटी आ जाती है रो नॉट 1 माइनस के गामा डेल्टा टी भाई। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये माइनस का कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें ये इस बात का पता है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया भाई, तो मास तो नहीं बदला भाई, तो मास नहीं बदला, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गई भाई। डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई भाई। तो ये हमें याद रखना है भाई। डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ है डिक्रीज होती है भाई। क्या होती है, डिक्रीज होती है भाई। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई, जिसका नाम है हीट कैपेसिटी, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। हीट कैपेसिटी भाई, हीट कैपेसिटी। मान लिया कि हीट कैपेसिटी वर्ड तब यूज होता है जब हम किसी का टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, किसी चीज के टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या यूज होता है भाई, हीट कैपेसिटी का वर्ड आएगा। देखिए भाई, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली, किसी भी सब्सटेंस को हीट देना चाहते हैं तो कितनी देंगे भाई, जितना ज्यादा मास होगा भाई, जितना ज्यादा वजन होगा भाई उसके अंदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भाई। किसी चीज को हीट दे रहे हैं तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा हीट उसके अंदर जाएगी। यानी कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी भाई। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट यूज करते हैं, एम सी डेल्टा टी भाई। और ये जो सी है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, कोफिशिएंट ऑफ दी स्पेसिफिक हीट लगा लो, चाहे स्पेसिफिक हीट लगा लो। तो इस बात से हमें पता चला कि भाई स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, तो m इंटू में डेल्टा टी भाई। क्या है भाई स्पेसिफिक हीट, जितनी हीट हम सप्लाई करते हैं डिवाइड बाई में मास और डिवाइड बाई में टेम्परेचर। पेपर के अंदर पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है, तो यूनिट किस प्रकार निकालेंगे, तो यूनिट तो सीधी सीधी हम निकाल देंगे कि ये तो क्या है भाई, हीट है, एनर्जी है, जूल के अंदर मापेंगे भाई। मास है, किसके अंदर मापेंगे, पर किलोग्राम के अंदर मापेंगे। टेम्परेचर है, पर केल्विन लिख देंगे भाई। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी। पेपर के अंदर पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो भाई, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला हीट का क्या होता है, M1L2T माइनस 2। डिवाइड बाई में क्या है, मास है, और डिवाइड बाई में क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मापते हैं भाई। तो बताओ भाई, मास से मास कैंसिल हो गया भाई, तो M0 भाई, L2T माइनस 2 और केल्विन माइनस 1। तो क्या स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकल सकता भाई, निकल सकता है। याद होगी भी, स्पेसिफिक हीट क्या है कि सी से करेंगे, हीट जितनी सप्लाई होगी इस तरीके से सी निकालेंगे, ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। और डायमेंशन यूनिट पूछेगा पेपर में, और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। अब दो चीजें बता देते हैं भाई। जो स्पेसिफिक हीट है
वैल्यू देख लेते हैं भाई स्पेसिफिक हीट वाटर की भाई। देखिए ये जो सी है वाटर के लिए होता है 1 कैल भाई, 1 कैल पर ग्राम पर केल्विन भाई। क्या होता है 1 कैलोरी, कैलोरी के अंदर दे रखा है 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं भाई। और इसको कंप्लीट अगर किलोग्राम में और कैल के अंदर जूल के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन भाई। याद रखेंगे भाई। पूछा जाए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर के लिए भाई, वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट क्या होती है तो हम क्या कहेंगे 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन भाई। यानी कि 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर है। ये नहीं कहते कि भाई 1 किलो पानी है, 1 किलो पानी भाई 20 डिग्री उसका टेम्परेचर है। अगर आपको उसे 21 डिग्री करना चाहते हैं, 21 डिग्री उसका टेम्परेचर करना चाहते हैं, 1 किलोग्राम पानी है तो हीट कितनी देनी पड़ेगी भाई 4200 जूल हीट देनी पड़ेगी भाई। कितनी देनी पड़ेगी 4200 जूल हीट आपको उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद में एक याद रखेंगे भाई जो स्पेसिफिक हीट है इसका वर्ड तभी यूज होगा जब आप टेम्परेचर को बदलना चाहते हैं, तभी स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आता है। एक होता है लेटेंट हीट, यानी कि लेटेंट का मतलब गुप्त, जिस हीट का हमें पता ही नहीं चलता कि हमने हीट दी है या नहीं दी है। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। एक बार इसको देख लें भाई, क्या नाम है, एक बार समझने की कोशिश करें फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया भाई। स्पेसिफिक हीट के बजाय इसके आगे अगर लिख दिया जाए मोलर, बिल्कुल बुक से करा रहे हैं भाई। अब ये नहीं है कि भाई किसी के नोट्स उठा के पढ़ा रहे हैं, एग्जामिनर भी बुक में जाता है, हम भी बुक में जा रहे हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई, तो ये क्या होता है भाई, इसके अंदर भाई मास से डिवाइड कर दो भाई, 1 मोल सब्सटेंस हो जाएगा। मोलर लिख रखा है तो 1 मोल क्या हो जाएगा सब्सटेंस हो जाएगा। और जो ये होता है ये आ जाता है m इंटू में कैपिटल स्मॉल सी। मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल C से शो करते हैं और ये मास इंटू में क्या होता है स्पेसिफिक हीट होता है। अब मास से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और नंबर ऑफ है मोल। यानी कि स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या है डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी होता है भाई। इसकी अगर पूछा जाए यूनिट क्या है तो इसको जूल के अंदर मापते हैं, इसको पर मोल के अंदर मापते हैं, और पर क्या हो जाएगा सेल्सियस पर केल्विन भाई, पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन के अंदर किसको मापते हैं भाई हम मोलर स्पेसिफिक हीट को मापते हैं भाई। ये आप क्लियर करें भाई। इसके बाद इससे कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही करो भाई, काफी है भाई, क्या नाम है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब भाई एक होता है, देखिए अगर आप देखते हैं कि भाई आप आइस को गर्म करने की कोशिश करते हैं, आइस है जैसे कि भाई फ्रिज के अंदर रखी है तो भाई जमी हुई है, जैसे ही बाहर लेके आते हैं तो आपको पता है कि भाई हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है भाई, हीट जाती है भाई। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है कि हायर टेम्परेचर से लोअर की। मान लिया कि भाई आइस है, आइस का टेम्परेचर आप मापते हैं तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस पूरी पानी के अंदर बदल जाती है और फिर टेम्परेचर मापते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा भाई जो हीट मिली उसको कहीं ना कहीं से तो हीट मिली है, तभी तो बर्फ पिघली भाई। उसको जहां से वो हीट मिली वो हीट कहां गई, टेम्परेचर तो उसको नहीं बता पा रहा भाई। टेम्परेचर उसके अंदर रखते हैं तो टेम्परेचर तो कहता है कि पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस अब भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो अब हीट कहां से आई तो उसको क्या बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त हीट। यानी कि एक ऐसी हीट जो कि क्या करेगी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करना चाहती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के अंदर, केवल उसकी स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती हुई। टेम्परेचर को बिना बढ़ाए उसकी अवस्था को बदल देना, और वो एनर्जी कौन सी है लेटेंट हीट भाई। तो दूसरा टॉपिक लिखेंगे भाई यहां पे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट लिखो भाई,
जितनी भी जो हीट सप्लाई की जाएगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर उस सब्सटेंस का मास ज्यादा है तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी भाई। और हमेशा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसका कांस्टेंट का नाम क्या है, एल है। और एल क्या है, यही तो कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, या फिर लेटेंट हीट लिखा जाए या फिर कोफिशिएंट लिखा जाए, बात एक ही है। तो लेटेंट हीट को किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। और इस एल की वैल्यू क्या आएगी कि कितनी हीट सप्लाई की जाती है 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए, या गर्म करने के लिए नहीं, पानी की अवस्था को चेंज करने के लिए, या फिर बर्फ की अवस्था को चेंज करने के लिए। तो भाई क्या हो जाएगा, इसको किसके अंदर मापते हैं भाई, जूल के अंदर। मास को किसके अंदर है, जूल पर किलोग्राम भाई, जूल पर किलोग्राम। तो लेटेंट हीट का जो यूनिट है वो क्या होगी भाई, वो होगी जूल पर किलोग्राम। इसका पूछा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो M1L2T-2 और डिवाइड बाई में मास, मास से मास कैंसिल, L2T-2 इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा भाई। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो लेटेंट हीट एक तो होता है फ्यूजन, L2T-2 हो गया भाई, लेटेंट हीट याद होगी भाई। इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास, देखते हैं भाई टर्म क्या है। एक तो होता है फ्यूजन भाई, एक क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन के अंदर क्या होता है भाई, फ्यूजन के अंदर क्या होता है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर एक सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है तो क्या, कौन सी स्टेट है भाई, मेल्टिंग पॉइंट है भाई। क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट है। उसी प्रकार अगर एक लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, फ्यूजन की स्टेट कहते हैं भाई। फ्यूज हो रहा है भाई, यानी कि एक जगह बर्फ जम रही है भाई, तो वो कौन सी स्टेट होती है, फ्यूजन होती है। तो भाई बर्फ का पानी के अंदर चेंज होना तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्ट होना भाई। उसी तरीके से पानी का भाई गैस के अंदर बदलना क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा भाई, वेपराइजेशन हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है भाई। ठीक है भाई। और सीधा अगर कोई चीज सॉलिड से सीधी गैस के अंदर बदल जाती है तो वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। क्या होता है भाई, वो सब्लिमेशन होता है। सीधा सॉलिड से सीधा गैस के अंदर चेंज हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या है भाई, नमक है भाई, कपूर की गोली है भाई, धीरे धीरे अपने आप यानी कि गैस के अंदर चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड की अवस्था में नहीं आती है भाई। तो यहां पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट के भाई आप एक दो वैल्यू लिख लें भाई। वाटर की जो लेटेंट आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस की जो होती है वो होती है भाई 80 कैल भाई, 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम की जो आप अवस्था बदलना चाहते हैं उसके लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 80 कैल देनी पड़ेगी। और उसी प्रकार अगर आप वाटर के लिए लेके आ रहे हैं वेपराइजेशन के लिए, तो उसके लिए कितनी चाहिए भाई, 540 कैल भाई, कैल पर ग्राम भाई, ग्राम भाई। तो ये याद रखें भाई। लेटेंट हीट का एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है, एक पूछा जाए तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। इसके अलावा पूछा जाए कि लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन आइस के लिए कितना है, तो आइस को अगर लिक्विड के अंदर बदलना है बिना टेम्परेचर के तो 80 कैल पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए 80 कैल की हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और वाटर को अगर ऐसी अवस्था के अंदर लेके आना है कि बॉइलिंग पॉइंट और जो क्या होता है फिर वेपर के अंदर बदल जाता है, जहां पे क्या हो केवल अवस्था बदल जाए और टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 540 कैल पर ग्राम। ये थर्मामीटर के अंदर नहीं आती, इसलिए इसको गुप्त हीट यानी कि गुप्त उष्मा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं भाई। ये बिल्कुल क्लियर है भाई। इसके बाद होता है भाई एक होता है ट्रिपल पॉइंट, पहले इसको नोट करें भाई। इसके बाद होता है भाई ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है भाई, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक सब्सटेंस सॉलिड के अंदर भी एग्जिस्ट करे, लिक्विड के अंदर भी एग्जिस्ट करे और गैस के अंदर भी एग्जिस्ट करे।
यानी कि ट्रिपल पॉइंट इज द दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सब्सटेंस सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, तो वो कौन सा होता है? ट्रिपल पॉइंट। पेपर में पूछ लिया जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था बताने के लिए कौन सा पॉइंट यूज किया जाता है, तो ट्रिपल पॉइंट यूज किया जाता है भाई। तो ये आप कर सकते हैं भाई। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में भी हमने बता दिया और लेटेंट हीट के बारे में भी हमने बता दिया भाई। इसके बाद स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला क्या है भाई, देखिए इसको पहले रब करते हैं भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया भाई, इसके बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी सी बड़ी क्लास हो रही है भाई, क्योंकि इसके अंदर पार्ट ज्यादा है भाई, और पूरा कराना भाई हमारा लक्ष्य है। देखिए भाई, स्पेसिफिक हीट हमने बताया था क्या था भाई, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी भाई। अगर मान लिया कि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, पेपर के अंदर भाई लेवल थोड़ा ज्यादा आता है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, यानी कि डेल्टा टी, टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा भाई, तो उस टाइम पे उसकी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी क्या है, 0 है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है भाई, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट होती है, माप ही नहीं सकते भाई उसके हम। उसी तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस होती है भाई, जिसके अंदर हीट का कोई चेंज ही नहीं होता भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर कोई भी हीट बाहर नहीं जाती, इसलिए डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है, स्पेसिफिक हीट 0 होती है भाई। पेपर में पूछा जाए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट आपको हो गई इनफाइनाइट, और हम कहेंगे एडियाबेटिक के लिए आपको हो गए 0 भाई। इतना ही तो बात है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। इसके बाद भाई स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भाई। देखिए सीपी लिखा हुआ है तो स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, सीवी लिखा हुआ है तो स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी माइनस के सीवी जो हमेशा होता है वो क्या होता है, आर होता है। पेपर के अंदर दिया मिलेगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, फिर 4 ऑप्शन है, आर, 2r, r/2, 4r, तो आप क्या करेंगे, सीपी माइनस सीवी इज आर। पेपर के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि सीपी ग्रेटर देन सीवी, सीपी इज इक्वल टू सीवी, सीपी इज लेस देन सीवी, और सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, या फिर नन ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर। आर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए सीपी हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए भाई। सीपी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लगभग जितना भी हो सकता था इस चैप्टर से कंप्लीट हमने करा दिया है, और अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, रेडिएशन है, रेडिएशन का टॉपिक है, इसको भाई आप नोट करें भाई, फिर आगे की तरफ चलते हैं भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, और एक नया टॉपिक है भाई, ट्रांसफर ऑफ द हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफर किस प्रकार होता है भाई। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे आपके पास एक लोहे की रोड है भाई, लोहे की रोड के एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है भाई। एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे ही आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, मान लिया कि ये आपके पास रोड है, तो यहां पे अगर आप हीट करते हैं तो यहां पे पार्टिकल क्या होने लग जाते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं। वाइब्रेशन चलता रहता है, हीट ट्रांसफर करते रहते हैं, लेकिन पार्टिकल वही रहते हैं, पार्टिकल नहीं बदलते भाई। पार्टिकल उसी जगह हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट होके हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक ऐसी प्रकार की जो प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल की कोई मोमेंट नहीं है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, और दूसरे सिरे के ऊपर अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको वो बोलते हैं कंडक्शन भाई। क्या नाम है, क्या बोलते हैं भाई, कंडक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल मूव नहीं होंगे भाई। एक दूसरी बात है कन्वेक्शन भाई, एक दूसरी बात है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर पार्टिकल का मूवमेंट हो भाई। यानी कि भाई जब आप पानी को गर्म करते हैं तो नीचे पानी गर्म हो जाता है भाई, नीचे पानी गर्म हो जाता है तो पानी हल्का हो जाता है भाई, पानी हल्का होता है तो ऊपर की तरफ आता है, ऊपर वाला जो पानी है वो भारी है भाई, वो नीचे की तरफ जाता है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हैं और अपनी क्या बोलते हैं, राड लगाते हैं भाई, राड लगाते हैं, जो भी है पानी किसी भी चीज में गर्म करते हैं, तो ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होता है और नीचे का पानी कम गर्म होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला पानी है वो नीचे की तरफ जाता रहता है, पहले नीचे से गर्म होकर पानी आता है, फिर ऊपर की तरफ आता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल चेंज हो जाए हीट को ट्रांसफर करते हुए, तो वो कौन सी है भाई, कन्वेक्शन है। और कंडक्शन में पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। एक तीसरी प्रकार की रेडिएशन है जिसका बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं भाई, रेडिएशन। यानी कि भाई अपने सूरज से, सूरज यानी कि सन से भाई, सूर्य से जो
उष्मा आती है, क्या बीच वाले सरफेस को गर्म करती है भाई? कोई गर्म नहीं करती, डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आती है। अर्थ के ऊपर फिर हमें भाई गर्मी महसूस होती है। सबसे पहले अर्थ से टकराती है और फिर अर्थ से हमारे पास गर्मी आती है भाई। बीच के पार्ट में देखें तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि बीच वाले पार्ट को गर्म करती हुई आ रही है, नहीं आ रही। उसको बॉडी चाहिए। वैक्यूम के अंदर कोई भी वो क्या कर रही है, कोई भी भाई किसी भी पार्ट को गर्म नहीं कर रही भी, डायरेक्ट पहुंच रही है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो वो कौन सी है भाई? वो है भाई रेडिएशन। तीसरी प्रकार की कौन सी है? रेडिएशन। और लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उससे जो रेडिएशन आती है वो बिना किसी मीडियम के आती है भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई। ये तीन हमारे पास हैं, क्या ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई? मुश्किल है, बहुत कम मुश्किल है, इसलिए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए भाई बताना जरूरी है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई जो सबसे पहली बात हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है भाई क्या, किसी सॉलिड से मान लिया कि एक भाई हमारे पास क्या है कि ये एक प्लेट है भाई, यानी कि कंडक्टिंग प्लेट है, इससे भाई हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट इसको दे रहे हैं भाई, हम हीट दे रहे हैं। तो भाई क्या होगा भाई, इसके अंदर टाइम के साथ जो इसको हीट देंगे तो वो किस प्रकार मापी जाएगी भाई? तो टाइम के साथ इसमें से हीट कितनी ट्रांसफर होगी तो वो किस पे डिपेंड करेगी भाई? तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि कितनी हीट ट्रांसफर होगी टाइम के साथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस जो प्लेट का या फिर इस कंडक्टर का या फिर जो भी हमने वर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हीट ट्रांसफर होगी भाई। इसके बाद में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी भाई, और जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी कम होगी भाई। यानी कि अगर किसी प्लेट की मोटाई ज्यादा है तो उसमें से जो हीट ट्रांसमिट होगी वो तो कम होगी भाई, सीधी सी बात है, ज्यादा उसको स्पेस कवर करना पड़ेगा भाई। तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा क्यू, जो हीट जो होती है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स भाई। हमेशा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, और जिसका नाम क्या है? के ए। के कांस्टेंट है और डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, और ये के क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इस चैप्टर से ज्यादा नहीं कराएंगे भाई, आपको जहां तक पेपर वाला पूछ सकता है बस उतना ही कराएंगे भाई। ठीक है, कई बार टॉपिक से जर्नल क्वेश्चन पूछता है। अभी जो 16, 17, 18 को एग्जाम हुए हैं, पहला डेंटल हाइजीनिस्ट में सारे के सारे जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और उससे अगले पार्ट में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए टाइप कुछ भी हो सकता है, हरियाणा पुलिस पे डिपेंड करता है या फिर ग्राम सीयू के ऊपर डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? सबसे पहली बात है यूनिट क्या है भाई? पेपर वाला यूनिट पक्की पूछता है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट है, तो यूनिट क्या होगी भाई? बताओ भाई। इस के की निकालनी है तो और सब कुछ इस तरह से कर लो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ए इंटू में डेल्टा टी इंटू में डेल्टा एक्स भाई, और डेल्टा टी हो गया भाई, सब हो गया भाई। भाई इसकी यूनिट बताओ भाई। देखिए भाई, इसको जो मापते हैं किसके अंदर मापते हैं भाई? जूल के अंदर भाई। टाइम को जूल पर सेकंड भाई, सेकंड नीचे है भाई। अब इससे क्या कर लेते हैं भाई? इसको कट कर देते हैं भाई। एरिया मीटर स्क्वायर है तो पर मीटर भाई, पर मीटर, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पर केल्विन भाई। तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई? जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। और बताओ भाई, जूल पर सेकंड क्या होता है भाई? वाट भी होती है भाई। वाट क्या होते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क भाई। तो वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन क्या है भाई? इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की क्या है भाई? यूनिट है भाई। क्या है? यूनिट, वाट पर मीटर पर केल्विन भाई। इसके बाद भाई डायमेंशनल फार्मूला पूछे भाई। हम क्यों जोर दे रहे हैं भाई? विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। सब एक डायमेंशनल फॉर्मूला तो पक्का पूछा जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई, देखिए ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। m1l2t - 2 भाई। ठीक है भाई। सेकंड का t हो जाएगा भाई। ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका देखा जाए तो डिस्टेंस का जो है लेंथ है, और नीचे है एरिया l स्क्वायर, और ये क्या है? k केल्विन आ जाएगा भाई। बताओ भाई, l की वैल्यू क्या आई? l से l कैंसिल हो गया, l2 तो m1 l1 बचा है, और t -3 और k -1 भाई। तो ये क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब कहेंगे कि इतना मुश्किल आएगा? आएगा भाई, आएगा क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा, पढ़ो भाई, क्या नाम है। ठीक है।
तो भाई ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किस प्रकार डिफाइन होती है, हीट किस प्रकार ट्रांसफर होगी। कहा जाए कि एक प्लेट का एरिया दुगुना कर दिया जाए, बताओ हीट कितनी ट्रांसफर होगी, दुगुनी होगी भाई। 4 गुना कर दो तो 4 गुना हो जाएगी। थिकनेस को बढ़ा दो, डबल कर दो तो हीट वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी भाई। और फिर यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नोट करो भाई। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है भाई। इसके बाद होता है भाई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ऊपर ऊपर से याद रखो भाई ये सारी चीजें। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जैसे कि भाई एक चाय का कप है, उसको भाई आप सर्दियों के अंदर रख देते हैं भाई, तो थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाती है भाई। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, हीट जा रही है, हीट बाहर की तरफ जा रही है, किस रेट के साथ जाएगी वो किसने बताया भाई, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किस प्रकार ठंडी होगी तो उसके बारे में एक लॉ दिया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भाई। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जब आप गर्मियों के अंदर, समर डेज के अंदर जब चाय को रखते हैं तो टाइम लेती है भाई ठंडी होने में, और जब सर्दियों में रखते हैं तो तभी के तभी ठंडी हो जाती है, पानी भी ठंडा हो जाता है भाई। तो क्यों होता है ऐसा, टेम्परेचर की वजह से भाई। गर्मियों में तो भाई 45 डिग्री में रहते हैं, सर्दियों में रहते हैं 20 डिग्री में भाई। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, तो एक चाय के कप से, वैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लिखो भाई पहले तो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भाई, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये अच्छे से लिखो भाई, कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है कि एक चाय का कप है, चाय के कप से भाई रेडिएशन एमिट हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, कम हो रही है भाई रेडिएशन, तो माइनस dQ/dt। टाइम के साथ कितनी हीट बाहर की तरफ जा रही है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माइनस के T0 भाई। यानी कि T क्या है, इस चाय का टेम्परेचर है, T0 क्या है, इसके बाहर का टेम्परेचर है, वातावरण का टेम्परेचर है। तो रेट ऑफ द लॉस ऑफ द हीट ऑफ बॉडी, कितना हीट का लॉस होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस जो कि सोर्स का है और सराउंडिंग का है। ठीक है भाई, यानी कि चाय का और बाहर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसे माइनस dQ/dt लिख देते हैं हमेशा एक कांस्टेंट हटाने के लिए, KT माइनस के T0 इसको लिख देते हैं भाई। K कांस्टेंट यूज करते हैं भाई इसके लिए हमेशा, और KT माइनस के T0 हो जाता है। और उसी प्रकार अगर इसमें भी देखें तो Q क्या होता है भाई, किसी का टेम्परेचर अगर आप बदलना चाहते हैं तो mc∆T होता है। जल्दी जल्दी बता देते हैं भाई, लास्ट कंक्लूजन आपको बताएंगे, mc∆T भाई, और K इंटू में T माइनस के T0 भाई। mc कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इसके नीचे ले आओ भाई इसको। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि माइनस dt इंटू में dt इज K कांस्टेंट है, T माइनस के T0। यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दूसरा क्या कहता है कि टेम्परेचर किस रेट के साथ कम होगा, टेम्परेचर किस रेट के साथ कम होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो भी डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। दोनों का डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया तो ये ला काम करेगा, ये ला काम करेगा केवल 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। पेपर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये पूछ सकता है कि कूलिंग के लिए कौन सा लॉ है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है भाई, क्या नाम है, ठीक है। इसके बाद भाई छोटी छोटी चीजें बता देते हैं भाई। एक होता है भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद होता है भाई एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन भाई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसी बॉडी जो कि जितनी भी उसके ऊपर रेडिएशन डाली जाए सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूछे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सारी की सारी एनर्जी यानी कि अपनी एब्जॉर्ब कर ले। और जिस टाइम पे ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाए तो सारी की सारी रेडिएशन छोड़ दे भाई, ऐसी ब्लैक बॉडी होती है भाई। ऐसी क्या होती है, ब्लैक बॉडी होती है। वैसे इस दुनिया के अंदर ना कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट कुछ चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर, थोड़ा सा डिफेक्ट हर चीज में मिलेगा, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, क्या नाम है, ठीक है। इसलिए ब्लैक बॉडी भी क्या है, परफेक्ट नहीं होती, बस ये कि 80-90% कार्य कर देती है तो उसको ब्लैक बॉडी बोल देते हैं भाई। इसके बाद आता है भाई एक किरचॉफ लॉ। पेपर में पूछा जाए सीधा सा फॉर्मूला लिख दे भाई तो आप सीधा सीधा लिख लेंगे भाई किरचॉफ लॉ।
तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, ये एक रेशियो होता है भाई, क्या होता है, रेशियो होता है एमिसिव पावर भाई, क्या है भाई, एमिसिव पावर ऑफ ए टू दी एब्जॉर्प्टिव पावर भाई, यानी कि एक रेशियो है जो कि ई से एमिसिव, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी यानी कि कितनी रेडिएशन एमिट करता है भाई, और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिव पावर भाई, एमिसिव पावर डिवाइड बाई एब्जॉर्प्टिव पावर, और किसके बराबर होगा, ये एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक फॉर्मूला है, लिखे भाई। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ इट इज द रेशियो ऑफ, अनुपात है भाई किसका भाई, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक वेवलेंथ के ऊपर उसकी एमिसिव पावर क्या है, एक वेवलेंथ के ऊपर उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो किसके बराबर होगा भाई, एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एमिसिव पावर के बराबर होगा। पेपर के अंदर सीधा इस तरीके से लिखा मिले तो एक नाम लिख देना भाई, किरचॉफ लॉ, क्या है भाई, किरचॉफ लॉ भाई। इसके बाद एक कई बार बोला जाता है कि अगर एक बॉडी के टेम्परेचर को दुगना कर दिया जाए तो भाई उससे हीट कितनी निकलेगी भाई, यानी कि हीट कितनी एमिट की जाएगी भाई, यानी कि अगर एक बॉडी को, एक स्टीफन लॉ है भाई, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिख लें भाई, आपने साइंस में पढ़े भी होंगे स्टीफन लॉ, जिसके अंदर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 होता है भाई, और हम इसको हटाने के लिए सिग्मा T की पावर 4 यूज करते हैं भाई, सिग्मा T की पावर 4 यूज करते हैं। और सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लें भाई, स्टीफन कांस्टेंट भाई, स्टीफन कांस्टेंट। देखिए भाई, अगर कोई बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशन, अगर उसी बॉडी का टेम्परेचर दुगना कर दिया जाए तो भाई उसकी एमिट करने की पावर कितनी बढ़ेगी भाई, तो टेम्परेचर के 4 पावर के ऊपर डिपेंड करती है। कई बार बोला जाता है कि टेम्परेचर दुगना कर दो तो भाई एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई पर सेकंड, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगी भाई, 16 गुना वो सब्सटेंस एनर्जी एमिट करने लग जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग। पेपर में पूछा जाएगा स्टीफन का भाई यूनिट क्या है, तो ये होता है कि भाई कितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है पर सेकंड भाई, तो जूल पर सेकंड भाई, जूल पर सेकंड। और ये क्या है, ये टेम्परेचर है तो केल्विन की पावर 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जूल पर सेकंड और पर केल्विन की पावर 4, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है भाई। डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1L2T-3, और ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू k-4, ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर के ऊपर अगर कभी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, T की पावर 4 पे। इस फार्मूला को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू सिग्मा, बाहर वाले टेम्परेचर के ऊपर जरूर डिपेंड करता है, कई बार इस तरीके से भी दे दिया जाता है कि बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर दोनों में आप ले सकते हैं भाई। इसके बाद भाई इस क्लास का या फिर इस आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको नोट करें भाई। वाइन्स, बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर लगातार क्लास नहीं चल रही, लगातार क्लास नहीं चल रही। उनको भाई हम ये बात बता देते हैं, हम हर बार लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं और ये पूछते हैं कि भाई बताओ भी ये क्या है, अभी तक कौन जुड़े हुए हैं। तो साइंस की क्लास में बहुत मुश्किल है कि भाई लास्ट तक कोई जुड़े हुआ होता है, लेकिन दुख तब होता है कि जब वही लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर आज क्लास नहीं आई, आज क्लास नहीं आई। अरे भाई आपने पहले जो अगर क्लास देखी होती तो हमें कमेंट से पता चल जाता भाई कि भाई क्लास आप कंप्लीट देख चुके हैं, इसलिए हमें आपको क्लास की डिमांड है, हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जब आपने वो क्लास कंप्लीट की ही नहीं है तो भाई हम आगे क्लास क्या बनाएं, पहले वो कंप्लीट करो फिर धीरे धीरे क्लास होगी। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है क्लासेज के ऊपर कि भाई आपका ये है कि भाई आप देख रहे हैं लगातार, हमें भी पता चलता है चैनल के ऊपर कितनी वीडियो के ऊपर कितनी ग्रोथ हो रही है, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। हमने ये व्यू के लिए मतलब ये क्लास हम वैसे भी नहीं ले रहे, हमने क्या है कि आपका अगर एक बच्चे का फायदा हो तो होना चाहिए भाई, ताकि उसके भाई एग्जाम के अंदर नंबर ना कटें और उसका सिलेक्शन हो तो भाई हमें वो दुआ दे भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि या तो आप कंप्लीट क्लास देखें फिर आप कमेंट करें तो अच्छी बात है, हमें भी पता है, चैनल के ऊपर ही कमेंट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पर्सनल मैसेज करना या फिर पर्सनल फोन करके कहना कि सर आज क्लास नहीं आई, तो आप सभी का अगर रिस्पांस चैनल के ऊपर रहेगा कि भाई 100-200 बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने कंप्लीट क्लास देखी है और क्लास बनाओ, तो भाई हमें पता चल जाता है कि भाई देख रहे हैं क्लास, डिमांड है, मतलब
आपको आगे क्लास चाहिए, जब आपने वहां पे किसी के ऊपर कमेंट किया नहीं कि भाई हम यहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, जैसे आज की क्लास ये लगा लेना, आगे आपकी क्लास हम कैसे बनाएं भी, जब आपने ये वीडियो देखी नहीं है इसलिए हमने क्लासेज को स्लो किया है, वरना हमने 24 क्लास की बजाय हम इस पूरे सेशन को 20 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले थे। लेकिन ये आप लोगों की जो रुचि नहीं दिखा रहे आप साइंस के अंदर, उसकी वजह से थोड़ी सी क्लासेज लेट हो रही हैं भाई, ठीक है। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है कि भाई ये बताता है कि लैम्डा एम टी इज कॉन्स्टेंट भाई, ये हमेशा याद रख लेना भाई। यानी कि अगर कोई बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशन को एमिट कर रही है, वो सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट किस वेवलेंथ के ऊपर करेगी, वो है भाई लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ। उसके कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। यानी कि एक बॉडी का जो रेडिएशन एमिट करने का ग्राफ है वो टेम्परेचर और उसकी वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है भाई, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जिसकी वैल्यू 0.2892 इंटू 10⁻⁻² होती है भाई, इंटू में क्या होती है, 2 होती है। और लैम्डा एम टी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पेपर के अंदर बोल दिया जाए कि लैम्डा एम टी घट रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा टी क्या होगा भाई, घटेगा भाई। इसके ऊपर मैक्सिमम एमिशन होता है, रेडिएशन एमिट होती है भाई, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ भाई। कल से थर्मोडायनेमिक्स की क्लास करेंगे। ये जो चैप्टर है आपने 11th और 12th के अंदर भी नहीं पढ़ा होगा भाई, इसलिए भाई जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और हमारी क्लासेज के साथ लगातार जुड़े रहें भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के लिए प्यार बनाए रखें भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है भाई। तब तक के लिए धन्यवाद।